पेपर पैटर्न और आंसर राइटिंग। आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, जिनका एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाला है जनवरी के लास्ट में या फरवरी फर्स्ट वीक से। तो ये है हमारा एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट है। तो ये इसमें हम देखेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा है और इसी पैटर्न पे जो इस साल का एग्ज़ाम होगा या आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा इसी पैटर्न पे आएगा, क्योंकि ये 2019 से पैटर्न चेंज हुआ है। ये जो है 2022 से 23, मतलब अभी प्रीवियस ईयर वाला जो है ये एग्ज़ाम का पेपर है, लेटेस्ट एग्ज़ाम का पेपर है। तो पैटर्न कैसा है आइए देखते हैं। तो ये तो पहले यहाँ पे आपका जो सिस्टम है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब्जेक्ट वगैरह का दिया हुआ है। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स है। तो यहाँ पे टाइम 2 आवर्स लिखा है, मैं 3 लिखा हूँ, वो अभी बताऊँगा आपको। और मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है 60। वैसे पूरे सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स अगर टोटल किया जाए तो एक सब्जेक्ट का 100 रहता है। तो उसमें जिसमें से थ्योरी का जो है 60% होता है और 40% जो है आपका असाइनमेंट और प्रैक्टिकल फाइल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आवर इसलिए है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए नोट में कह रहा है कि द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चन। अब यहाँ पे 5 मैं इसलिए लिखा हूँ, वो भी आपको आगे बताऊँगा। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं सबको अटेम्प्ट करना है और उसका जो है इक्वल मार्क उस, मतलब 2022 में क्या सिस्टम था कि 2022 में कोरोना, मतलब एक साल पीछे होने के कारण कोरोना के कारण जो है सिलेबस को कम कर दिया गया था। और जो एग्ज़ाम पेपर था हर बार जैसे 2019 के अकॉर्डिंग जो मेन पैटर्न होता है वो 2019 के अकॉर्डिंग होता है, 5 क्वेश्चन आता है। लेकिन 2022 में क्या हुआ, 4 ही क्वेश्चन आया और टाइम भी कम कर दिया, इसलिए 2 आवर टाइम था और कितना था, 4 क्वेश्चन हुआ था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो हमारा पेपर होगा वो क्या रहेगा, टाइम क्या मिलेगा हमको, 3 आवर का मिलेगा और क्वेश्चन कितना रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, अभी मैं आगे शॉर्ट में उसको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का पैटर्न, जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो कैसे शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या है कि 2022 में जो पैटर्न था 2 घंटा था, तो उसमें शॉर्ट नोट्स में सिर्फ कह रहा है कि एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। देखिए शॉर्ट नोट्स क्या है कि पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स भी आएगा। उसमें जो है 4 क्वेश्चन होंगे, पहले क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स 4 क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। देखिए ए है, फिर यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, डी है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है। वहीं पे 2022 में कह रहा था कि चारों में से कोई 2 करना है आपको। लेकिन 2023-24 का भी जो पेपर देंगे आप, जो अभी लेटेस्ट आपका पेपर होने वाला है, तो इसमें क्या सिस्टम है कि टाइम आपको 3 आवर मिलेगा। तो आपको जो ये शॉर्ट नोट का 4 क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन अटेंड करना है, कंपलसरी है। वहाँ पे लिखा रहेगा कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। अभी मैं आगे शॉर्ट में उसको एक जो रहेगा 2 आने वाला पेपर का जो है पैटर्न मैं उस पर बता दे रहा हूँ। ये तो जो है बस आपको जो है एक पेपर दिखा रहा हूँ कि पेपर ऐसे आता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है, 2 करना है, लेकिन जो पेपर अभी आप लोग देंगे उसमें आपको 4 करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 4 करना पड़ेगा। अब आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन यहाँ पे है और करके एक क्वेश्चन यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, दोनों में से जो आपको आता हो कोई एक करना है, क्योंकि यहाँ पे और है और ऊपर वाले शॉर्ट नोट्स में कोई में और नहीं था, तो 4 के चारों कंपलसरी थे। यहाँ पे कोई एक आपको करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में सेम है, और करके दिया है, दोनों में से एक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है, तो आपको 4 में भी कोई एक करना है। तो मैंने बताया ना 2022 में सिलेबस कम कर दिया गया था, इसलिए क्वेश्चन 4 आए थे और टाइम 2 आवर था। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बार जो होगा क्या होगा, आपका टाइम 3 आवर का रहेगा और क्वेश्चन कुल 5 रहेंगे। ठीक है, 5वां क्वेश्चन भी सेम वैसा ही रहेगा, 2 दिया रहेगा। या हो सकता है आपका शॉर्ट नोट्स में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, 2 भी आ सकता है, या हो सकता है ऊपर का एक क्वेश्चन रहे और नीचे का शॉर्ट नोट्स दे दे। ठीक है, तो कोई या तो ये वाला करिए या तो ये वाला करिए। तो आइए जो है अभी लेटेस्ट आने वाला है पैटर्न, हम उस पैटर्न पे एक शॉर्ट व्यू देखते हैं। आइए, तो दोस्तों जो है हमारा जो इस बार का
पेपर पैटर्न रहेगा वो सेम इसी पैटर्न पे रहेगा। कैसा है, अभी जैसे कि आपको मैंने वहां पे बताया कि 2022 में क्या सिस्टम था कि टाइम 2 आवर कर दिया गया था और क्वेश्चन को कम कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको इस बार टाइम पूरा 3 आवर का मिलेगा। देखिए नोट में क्या कह रहा है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 to 5 कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 से 5 है, हैव देयर इंटरनल ऑप्शन, मैंने बताया ना। देखिए यहाँ पे दो में क्या है कि दो ऑप्शन है, कोई एक आपको ऐसे एक क्वेश्चन दिया रहेगा ऊपर, एक क्वेश्चन नीचे दिया रहेगा, तो कोई एक आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सेम क्या है कि 2 to 5 हैव देयर इंटरनल ऑप्शन, तो कोई एक ऑप्शन में से आपको जो है उसको क्वेश्चन करना रहेगा। तो 2 3 4 5 का जो सिस्टम है वो सेम इसी बेस पे, इसी सेम सिस्टम के आधार है कि जो है आपको दो क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई एक करना पड़ेगा, ठीक है। वर्ड लिमिट क्वेश्चन नंबर 1 is 1200। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए दो का जो सिस्टम है उसमें 2 3 4 5 में जो है दो क्वेश्चन रहेगा, एक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि वो आपका शॉर्ट नोट्स है, आपको वो पूरा का पूरा 4 शॉर्ट नोट्स देगा। चार देखिए ABCD 4 शॉर्ट नोट्स देगा, और करके नहीं देगा, आपको चार का चारों क्वेश्चन नंबर 1 करना कंपलसरी है। 2022 में क्या था कि टाइम 2 आवर था, इसलिए उसमें दो करना था, लेकिन इस बार टाइम 3 आवर है, आपका 3 आवर मिलेगा, तो चार का चारों शॉर्ट नोट्स आपको करना जरूरी रहेगा, कंपलसरी रहेगा। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि नंबर 1 जो वर्ड लिमिट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है 1200, 300 वर्ड्स फॉर ईच पार्ट, मतलब ABCD चार हैं, चार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में चार क्वेश्चन मिलेंगे, तो सभी क्वेश्चन के लिए 300 वर्ड लिखना है। तो 4 × 3 आपका जो हो जाएगा 1200, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो 1200 वर्ड लिमिट रहेगा। मतलब शॉर्ट नोट्स आपको या तो एक पन्ना में या तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 पन्ने में कर लेंगे, उससे ज्यादा इधर से उधर नहीं करेंगे। 3 पन्ने में करें तो आपका टाइम के साथ साथ आपका पेज भी बर्बाद होगा, ठीक है। फिर वहीं पे अब क्वेश्चन नंबर 2 से 5 का जो वर्ड लिमिट है वो 600 है, ये वाले में जो लॉन्ग आंसर है, ये समझ लीजिए शॉर्ट आंसर है, 2 से लेके 5 तक लॉन्ग आंसर है, आपको 600 वर्ड में एक क्वेश्चन को करना पड़ेगा। दो में से एक क्वेश्चन चूज करिए, उसको 600 वर्ड में लिखिए, 2 3 4 5 में, ठीक है। 600 वर्ड अप्रॉक्स आपका 4 पेज जाता है। 4 से 5 पेज, 5 पेज मैक्सिमम करिएगा, 5 पेज से ज्यादा करेंगे टाइम बेकार चला जाएगा, आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। 5 पेज मैक्सिमम करिएगा, अगर जा रहा है तो लिखने आता है, स्पीड अच्छी है तो 5 पेज मैक्सिमम करिएगा। ये नहीं कि आपको कॉपी भरना है उस पर नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस फैक्ट लिखिए, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो लिखिए, बाकी इधर उधर कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। जैसा लिखना है अच्छे से लिखना है, कुछ नहीं, जो पूछा है बस वही लिखना है। ये नहीं कि चलो भाई कॉपी भर दे, बी कॉपी लेंगे, नहीं। 15 पेज भी भरेंगे पूरे टोटल आंसर का, फिर भी आपको अगर नंबर लिखेंगे अच्छा तो नंबर अच्छा मिलेगा। आप बी कॉपी भी लेंगे भले से, तो आपको जितना मिलना रहेगा उतना ही मिलेगा। तो कोई वो नहीं है, बस थोड़ा राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और लिखने की साफ सफाई होनी चाहिए। तो वही है, क्या सिस्टम है यहाँ पे, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 1200, 300 वर्ड्स फॉर ईच, मतलब चारों के लिए 3 3 4 3 1200 वो हो गया। अब बाकी 2 से 5 तक जो क्वेश्चन है उसमें आपका वर्ड लिमिट 600 है। तो लगभग अब देखिए क्वेश्चन 1 में मैं बता दिया सब, क्वेश्चन 1 में 4 पार्ट रहेंगे, तो उसके पार्ट के लिए या तो मैक्सिमम 2 पेज या तो 1 से 1.5 पेज इतना करिएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन शुरू करिएगा वो अपने नए पेज से शुरू करिएगा, ये नहीं कि आपका 1.5 पेज में क्वेश्चन नंबर एक 1 का ए कंप्लीट हो गया तो अब उसी के नीचे 1 का बी लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। 1 का एक ए जो है 1.5 पेज में कंप्लीट हुआ है, तो अगले पेज से 1 का बी करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पेज या 4.5 पेज में कंप्लीट हुआ है, तो ये नहीं कि 4.5 पेज के बाद से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दे, नहीं, 4.5 पेज कंप्लीट हो गया तो जितना बच रहा है छोड़ दीजिए, अगले पेज से स्टार्ट करिए आप, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। कॉपी सेम आपकी जैसे स्पाइरल कॉपी रहती है सेम वैसे रहेगी, बस थोड़ा उसका जो है लंबाई चौड़ाई कम रहेगा, सेम बाकी स्पाइरल कॉपी की तरह रहेगा। जिस तरह का ये पेज दिख रहा है इस तरह का नहीं रहेगा आपका जो है कॉपी, ये ऐसे जो है रहता है अपने AU में। जो लोग दिए होंगे, जो लोग यहाँ के पढ़े होंगे यहाँ से जो है उनको पता होगा, बाकी कॉपी आपका सेम ऐसे ही रहेगा। तो स्पाइरल कॉपी जैसी होती है, बस लंबाई चौड़ाई थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी में कॉपी जो है इस तरह रहता है, जैसे ये देखिए वीडियो आप देख रहे हैं इस तरह रहता है, लेकिन
एयू में कॉपी इस तरह रहेगा, जैसे स्पाइरल कॉपी होती है, बस A4 साइज जैसे होती है, बस A4 साइज के ही तरह होती है, ना बहुत ज़्यादा कम होता है ना बहुत ज़्यादा उसके बराबर होता है, थोड़ा सा माइन्यूट सा अंतर होता है। तो ये आपका जो है पैटर्न हो गया, आपका आपको मैंने बता दिया। अब जो मेन पॉइंट है, कोई बच्चे कमेंट किए थे कि सर आंसर राइटिंग पे ले आइए, तो आइए हम आंसर राइटिंग पे चलते हैं। लास्ट तक देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा समझाया गया है, समझ लीजिए आपको एक पूरा पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, लास्ट तक देखिएगा, जो है कहीं जाइएगा नहीं। जैसे कि अभी मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का पेपर दिखाया था, तो उसमें दूसरा ही क्वेश्चन उसमें था कि एक्सप्लेन द इसेंशियल ऑफ वैलिड प्रपोजल। क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द इसेंशियल ऑफ वैलिड प्रपोजल। कह रहा है कि प्रपोजल को ऑफर भी कहा जाता है या प्रपोजल कह दो, दोनों बात एक ही हुआ। कह रहा है कि एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ वैलिड प्रपोजल विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट केस लॉज। का जो है आपको लॉन्ग में आंसर देना होगा। ये जो है मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिया हूँ, 2022 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। अभी जो मैंने पेपर देखा तो उसमें आप देखे होंगे जो है नंबर 2 सेम यही क्वेश्चन था। तो आपको जो है ये 600 वर्ड में इसको करना है अप्रॉक्स। आपको जो है ये जो है 4 पेज या बहुत ज्यादा से ज्यादा 5 पेज में इसको कवर कर देना है। ज्यादा ना कम लिखना है ना बहुत ज्यादा लिखना है, एक ऐसा लिखिए कि बस आपका अच्छे से टाइम से पूरा कवर हो जाए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं कि इसका आंसर राइटिंग कैसे करें। सेम इसका जो पैटर्न है वो पीसीएसजे का पैटर्न है, कहीं इधर उधर का पैटर्न नहीं है कि आप जैसे ग्रेजुएशन में लिखते थे, ऐसा नहीं। सेम ये जो पैटर्न है, जिस पैटर्न पे मैं बताऊंगा अभी यहाँ पे, सेम वो पीसीएसजे का पैटर्न रहेगा। वही आप लॉ में भी लिखिए, वही आप पीसीएसजे में भी लिखिए, और वो आपको हर जगह काम आएगा ही आएगा। तो कह रहा है कि इसेंशियल ऑफ वैलिड प्रपोजल, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़े होंगे तो आपको वहां पे सेक्शन 2A में प्रपोजल का डिफिनीशन होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसका आंसर राइटिंग ऐसे होगा, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर हम पहली बार जैसे लॉन्ग आंसर करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो 2 करने में जो भी रहेगा उसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। जरूरी नहीं है कि सब में इंट्रोडक्शन दें, लेकिन 2 में जरूर से जरूर आप इंट्रोडक्शन दीजिए, और 1 का ए में भी इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, क्योंकि 1 का ए जब करेंगे तो आपको वहां पे जो है जो टीचर चेक करते हैं उनका डायरेक्ट नजर जाता है कि हाँ ये कैसा लिखा है। तो इंट्रोडक्शन देंगे तो थोड़ा सही रहेगा। तो आंसर राइटिंग ऐसे कैसे है, हमको क्या डिफाइन करना है? इसेंशियल ऑफ वैलिड प्रपोजल। ठीक है, आंसर राइटिंग हमारा जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। यहाँ पे क्या देंगे, कौन सा पेपर है? प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है। तो सबसे पहले द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 केम इनटू फोर्स ऑन, कब आया? 1 सितंबर 1872 को ये कानून जो है लागू किया गया। देयर आर टोटल 11 चैप्टर्स, 266 सेक्शन एंड 1 शेड्यूल। ये हमारा इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बहुत ये लिख देंगे आपको तो ये एग्जामिनर समझेगा कि आप पढ़े हैं। मेन यही होता है कि आपको याद है कि टोटल चैप्टर्स इतना है, 266 सेक्शन है। बहुत लोगों को ये तो डेट भी नहीं याद रहता। तो आइए जो हमारा मेन है वो शुरू करेंगे। प्रपोजल या ऑफर, इसको हेडिंग डालेंगे, इसको बीच में हेडिंग डालिए या यहाँ पे डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे। एक हेडिंग डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे कि इसका डिफिनीशन देंगे। पहले डायरेक्ट हम देखिए, अब डायरेक्ट ये डिफिनीशन कभी कभी पूछ सकता है, कभी कभी डायरेक्ट इसेंशियल पूछेगा, तो उसको हम को नहीं, हमको पेज भरना है और उसी के रिलेटेड पेज भरना है। ये कि नहीं कोई प्रपोजल पूछ रहा है तो हम एक्सेप्टेंस का लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमको प्रपोजल का पूछ रहा है तो प्रपोजल का ही लिखेंगे पेज भरने के लिए, ठीक है। प्रपोजल का ही लिखेंगे। तो ये प्रपोजल का पहले डिफिनीशन बताएंगे क्या होता है, तब उसका इसेंशियल बताएंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि द टर्म प्रपोजल, ये जो टर्म प्रपोजल है या इसको ऑफर भी कह सकते हैं, द टर्म प्रपोजल हैज बीन डिफाइंड, कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, धारा 2A के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में प्रपोजल को डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है? कह रहा है कि ये देखिए बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, अगर आपको याद हो जा रही है तो बहुत अच्छा, नहीं याद हो जा रही है तो उसका कुछ आप अपने से बना के लिख दीजिएगा, लेकिन बेयर एक्ट की जो कुछ कुछ वर्ड होती हैं उसको जरूर लिखिएगा। उससे क्या होता है, एग्जामिनर पहचान जाता है कि हाँ ये बंदा पढ़ने वाला है, इसको नंबर मिलना चाहिए। तो क्या है कि when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything,
with a view to obtaining the assent of that other person such act abstinent he is set to make a proposal। हाँ, बहुत अटपटा सा डिफिनीशन है, मुझे भी नहीं समझ में आया तो आपको भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हो गया डिफिनीशन यहाँ पे देंगे। पहले क्या है, इंट्रोडक्शन, फिर जो चीज हमको पूछा रहेगा उसको हेडिंग डाल के ऐसे लिखेंगे कि द टर्म प्रपोजल हैज बीन डिफाइंड ऐसे, फिर उसके बाद जो है बेयर एक्ट में जो डिफिनीशन रहेगा उसका ऐसे। अगर आपको इसेंशियल एलिमेंट्स नहीं पूछा है, फिर भी कोई भी सेक्शन का आपको इसेंशियल एलिमेंट्स निकालने आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसेंशियल एलिमेंट्स निकाल लिए तो आपको 2 से 3 पन्ना आराम से भर सकते हैं। आपको पेज भरना है, आपको वो क्वेश्चन कंप्लीट करना है 600 वर्ड में। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन और प्रपोजल को डिफाइंड हम कर दिए कहाँ पे, सेक्शन 2A में डिफाइन कर दिए। 2C के अनुसार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2C के अनुसार क्या कह रहा है कि द पर्सन, कौन सा व्यक्ति, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर। जो व्यक्ति प्रपोजल को बनाता है, जो व्यक्ति ऑफर करता है, उसको प्रोमिसर या ऑफरर कहा जाता है। ठीक है, और द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी और ऑफरी। और जो व्यक्ति मतलब प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है वो प्रोमिसी या ऑफरी कहलाया जाता है। इसको लिखना जरूरी है ताकि ये हमको पता चले कि हाँ क्या होता है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। कह रहा है कि मिस्टर ए सेज टू मिस्टर बी, ए ने बी से कहा विल यू परचेज माई कार फॉर 1 लाख। ए ने बी से क्या कहा कि तुम मेरा जो है गाड़ी खरीदो 1 लाख में। इन दिस, ये क्या कह रहा है, ए ने बी से कहा कि तुम मेरा गाड़ी खरीदो 20 लाख में, सॉरी 1 लाख में। ए ने बी से कहा तुम मेरा गाड़ी खरीदो 1 लाख में। तो ए यहाँ पे क्या है, ए जो है ऑफर कर रहा है, ए जो है प्रपोजल कर रहा है बी से। ये कह रहा है कि तुम मेरा खरीदो गाड़ी 1 लाख में, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रपोजल कर रहा है। इन दिस केस मिस्टर ए इज मेकिंग एन ऑफर टू मिस्टर बी, हेयर ए इज द ऑफरर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज द ऑफरर और प्रॉमिसर हो जाएगा। और मिस्टर बी सेज यस आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, यहाँ पे बी कहता है ठीक है मैं आपकी प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ, आपकी गाड़ी को मैं खरीद लूंगा। तो बी इज द ऑफरी, क्या हुआ कि बी ने जो है ए का एक्सेप्ट कर लिया। आपको ये डिफाइन करना जरूरी था क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिसर और ऑफरर की बात है। देखिए प्रपोजल की बात है तो अगर बंदा प्रपोजल कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे ये भी पता होना चाहिए, तो इसको डिफाइन करना जरूरी था। ये बेयर एक्ट में है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 से लिखा हुआ है। तो ये हो गया एसेंशियल ऑफ वैलिड प्रपोजल। मेन क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, मेन क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू हो रहा है। पहले जो था वो भी था, वहां से लिखना जरूरी था। प्रपोजल कहाँ पे डिफाइंड है, इंट्रोडक्शन तो ठीक है, प्रपोजल कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 2C में क्या कह रहा है कि प्रपोजल करने पे जो प्रपोजल करता है वो प्रॉमिसर होता है, जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिसी होता है। वो डिफाइन करना बहुत जरूरी था, अगर वो ना होता तो ये इसेंशियल नहीं आता। क्योंकि जितने भी इसेंशियल कोई भी होते हैं वो हर एक सेक्शन से निकलते हैं। अगर कहीं पे आपका सेक्शन कोई भी डिफिनेशन है, आपको उसका जो है इसेंशियल लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो ठीक है। इसेंशियल ऑफ वैलिड प्रपोजल क्या है, वो आपकी इसेंशियल की लिस्ट सामने है, देख लीजिए। देयर मस्ट बी 2 पार्टीज है। अभी वन बाय वन इसको डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ये है। द ऑफर मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट नॉट एम्बिगुअस, ये है। द ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, ये है। ये जो कुछ इसेंशियल 1 है और इसेंशियल 4 है, ये आपके सेम इसेंशियल जो है कॉन्ट्रैक्ट के हैं, सेक्शन 2H के सेम इसेंशियल है। ये जो है इसेंशियल 4 ये आपकी जो है बालफोर वर्सेस बालफोर केस लॉ से आए हैं, आगे देखते हैं अभी। फिर इसके बाद इसेंशियल 5 है, ऑफर मस्ट बी मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, और mere expression of willingness does not constitute an offer, ये है। फिर उसके बाद 7 है, लास्ट है, ऑफर शुड हैव एन इंटेंशन टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द ऑफर। ये 7 इसेंशियल आपके सामने है, अभी वन बाय वन इसको हम देख रहे हैं। क्या है कि पहले इसेंशियल उठाते हैं कि देयर मस्ट बी 2 पार्टीज। जैसा कि अभी मैंने सेक्शन 2C में बताया ना कि 2 पार्टीज वहां पे आपको दिख रहे हैं, क्या है, प्रोमिसर और प्रोमिसी। 2 पार्टीज का होना जरूरी है तभी प्रपोजल बन सकता है, वरना अदरवाइज नहीं बन सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसेंशियल है, आपको इसको लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर। ठीक है, जो व्यक्ति प्रपोजल करता है, जो व्यक्ति ऑफर करता है, जो व्यक्ति प्रपोजल बनाता है, उसे प्रोमिसर या प्रोमिस ऑफरर कहा जाता है। देखिए अभी हिंदी मेरे को नहीं पता इतना क्या है इसका कैसा है, क्योंकि बेयर एक्ट की हिंदी मैंने पहले ही बता दिया है कि बेयर एक्ट की हिंदी लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है। तो इंग्लिश से बेस्ट कुछ नहीं है, इंग्लिश में पढ़िए और इंग्लिश में ही बहुत आगे जाएंगे आप। तो द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर, द पर्सन
एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इसका प्रॉमिसी। ए ने बी से प्रपोजल किया, जो भी प्रपोजल होगा, ए ने बी से प्रपोजल किया तो ए प्रॉमिसर है, बी ने एक्सेप्ट किया उस प्रपोजल को तो बी प्रॉमिसी है। दूसरा इसेंशियल कह रहा है कि द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। जैसे कि देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, ये सेक्शन 2C नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे सेक्शन 4 आप बना लीजिएगा, ये 2C जो है गलत टाइप हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 में क्या डिफिनेशन है, बेयर एक्ट की डिफिनेशन आपके सामने है। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। कह रहा है कि जो कम्युनिकेशन है, जो प्रपोजल का कम्युनिकेशन है, वो कंप्लीट तब होगा जब जो है सामने वाले बंदे के नॉलेज में आए। जैसे ए ने बी से प्रपोजल किया कि तुम मेरी गाड़ी को 1 लाख लो, अब ये कम्युनिकेशन हुआ है, लेकिन ये कंप्लीट तभी होगा जब बी इसको सुनेगा, जब बी इसको सुनेगा तभी वो कंप्लीट होगा। ठीक है, चाहे वो लेटर से हो। अब लेटर भी है, लेटर वाला भी है, तो लेटर में क्या है कि जब लेटर बी को मिल गया हो तब जाके वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, फिर चाहे लेटर 2 महीने बाद मिले, 3 महीने बाद मिले, लेकिन जब लेटर बी को मिलेगा तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, ऐसे कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अब ये केस ला यहाँ पे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है प्रपोजल या कॉन्ट्रैक्ट का कह सकते हैं, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये जनरल ऑफर या जनरल प्रपोजल का केस है। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, इसका भी केस है, इसमें जो है आता है जजमेंट के हिसाब से। फिर उसके बाद ये केस आपको लिखना है, आगे मैं डिफाइन किया हूं सेम वैसे लिखना है। फिर तीसरा एसेंशियल है द ऑफर मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट नॉट एम्बिगुअस। अब इसमें एग्जांपल के तौर में क्या कह रहे हैं, ए ने बी से कुछ टन्स ऑयल बेचे और ये नहीं बताया कि वो ऑयल किस चीज का है, ऑलिव ऑयल है, आपका जो है जो घर में यूज होते हैं जैसे नारियल ऑयल या जो भी और भी हो, ऐसा कुछ नहीं बताया है। बस आपको बता दिया है कि हम आपको 100 टन्स जो है ऑयल बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, कौन सा ऑयल है ये नहीं पता है। तो ये एक अनसर्टेन, डेफिनेट और ये एम्बिगुअस है। तो यही कह रहा है कि जो ऑफर होना चाहिए, जो प्रपोजल होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए, जो पता होना चाहिए कि क्या बेच रहा है, डेफिनेट होना चाहिए और एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए कि हमको समझ ना पाए कि क्या है भाई, लेने के बाद जो है इधर उधर हो जाए एग्रीमेंट में। फिर उसके बाद 4 एसेंशियल है द ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, कोई फ्रेंडली, कोई रिलेटिव, कोई रिलेशन, फैमिली रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो इसी में एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए सोशल इन्विटेशन इज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कोई भी सोशल इन्विटेशन वो क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं करता है। एग्जाम्पल ने ए ने बी को डिनर पे इनवाइट कर दिया, अब बी वहां पे एक्सेप्ट कर दिया इन्विटेशन को और बी जाता है डिनर पे, तो ए के द्वारा जो है बी को खाना डिनर नहीं मिलता है, तो बी अब वहां पे नाराज भले हो जाए लेकिन वो उसको सू नहीं कर सकता, कोर्ट में कंप्लेन नहीं कर सकता। कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट मार के भगाएगी, बी को कहेगी तो तुम, अब हम तुम्हारा ऐसा केस सुनेंगे कि जो है आप फ्रेंडली रिलेशन को ले आए, वो मना कर दिया। वो मना कर दिया, किस लिए मना कर दिया वो तुम समझो, ऐसा कुछ तो नहीं है। अब ये हाँ ऐसा होता अगर कोई रेस्टोरेंट में जाते, आप पैसा पेमेंट करते, तब आपको खाना ना मिलता, तब आप वहां पे सू कर सकते थे। अगर ना देता तब वो सू कर सकते थे, तब वो लीगल हो जाता, क्योंकि आपने पेमेंट किया है। अब वहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वो खाना प्रोवाइड किए। उसने इनविटेशन दिया, आपको नहीं दिया, तो वो भाई होगा, हो सकता है कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा होगा। तो इसका जो केस लॉ है, मेन लीडिंग केस लॉ है, बालफोर वर्सेस बालफोर का है। अभी आगे देखते हैं। पांचवा जो एसेंशियल है, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए। ऑफर में भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड कैसा, एक्सप्रेस होगा वो जो रिटन होगा, जो वर्ड से स्पोकन होगा, जिसको आप एक्सप्रेसली मतलब समझा सकें कि ऐसे कि हाँ ये एक्सप्रेसली है। और इम्प्लाइडली कैसे होगा, बाई कंडक्ट एंड बिहेवियर और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस के द्वारा होगा। इसका केस लॉ क्या है, अपटन रूलर वर्सेस डिस्ट्रिक्ट पावेल, ये केस लॉ इसका है एसेंशियल 5 का। 6 एसेंशियल एलिमेंट्स है, वो है मियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। इसका एग्जांपल के तौर से समझते हैं, ए टेल्स बी दैट बी डिजायर टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2008। ए ने बी को बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं जो है 2008 के अंत में। अब ये कोई जो ये विलिंगनेस कर रहा है कि ये कोई एक्सप्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं हुआ है ऑफर करने का। अब यहाँ पे उसको ए को बी से क्या कहना चाहिए, विल यू मैरी मी, तब जाके वो ऑफर होता। ठीक है, यहाँ पे वही बात कह रहा है कि मियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। अब हमारा 7 जो है, ऑफर शुड हैव एन इंटेंशन टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द ऑफर। तो जो ऐसा
ऑफर आप बनाएं कि इंटेंशन के साथ कि जो है आप जो है सामने वाले पक्ष से कंसेंट ले सके इजीली। अब ये नहीं कि आपको गाड़ी बेचना है तो गाली गलौज दे के आप जो है बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको बेचना है तो आप विथ रिस्पेक्टफुल इंटेंशन के तौर पे कि वो कंसेंट हो जाए, वो आपके बातों से, आपकी बातों पर कंसेंट कर ले, तब जाके वहां पे ऑफर कंप्लीट होता है। और ऑफर कंप्लीट तभी होता है जब वो कम्युनिकेट हो गया हो। कम्युनिकेट तभी होगा जब वो सुनेगा या फिर एक्सेप्टेंस करेगा या फिर मना करेगा या फिर काउंटर देगा। काउंटर वगैरह क्या है, वो ऑफर की जो है टाइप्स हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे केस लॉ आ जाता है। देखिए इसेंशियल पहले क्या था, हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर प्रपोजल का हमको डिफिनेशन दिया, फिर सेक्शन 2C का डिफिनेशन दिया, इसेंशियल आ गए हमारे मेन क्वेश्चन पे, इसेंशियल को वन बाय वन डिफाइन किया। अब लास्ट में कह रहा है कि केस लॉ के साथ इसको समझाइए। केस लॉ हमारे पास 3 केस लॉ है, मैंने 2 को डिफाइन कर दिया है, आपके सामने है कौन कौन से केस लॉ। ये देखिए पहला केस लॉ है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसमें क्या है, लालमन शुक्ला प्लेंटिफ होते हैं जो प्ली फाइल करते हैं और गौरी दत्त डिफेंडेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, इस केस में फैक्ट आपके सामने है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि गौरी दत्त के नेफ्यू जो होते हैं वो खो जाते हैं, एब्सकॉन्डेड हो जाते हैं, और फिर उसके बाद गौरी दत्त के कुछ नौकर होते हैं। ये जो लालमन शुक्ला है उन्हीं नौकरों में से एक है। तो गौरी दत्त के जितने नौकर थे सभी को भेज देते हैं कि जाओ मेरे नेफ्यू को ढूंढ के ले आओ। तो लालमन शुक्ला भी जाता है ढूंढ के ले आता है। जब वो जाता है तभी जब लालमन शुक्ला चला गया कुछ दिन बाद, अब वो चला गया ढूंढ रहा है, फिर उसके बाद गौरी दत्त ने एक जो है ऑफर क्रिएट किया। क्या किया कि जो भी मेरे जो है नेफ्यू को ढूंढ के ले आएगा मैं उसे 501 रुपए का रिवार्ड जो है दूंगा। लालमन ये बात नहीं सुनता है, वो ढूंढता रहता है, ढूंढ के ले आता है, फिर नेफ्यू मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इनके लालमन शुक्ला और गौरी के रिलेशन में कि जो है नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो लालमन शुक्ला जो है कोर्ट में सू फाइल कर देते हैं कि हमारा जो है रिवार्ड अभी तक इन्होंने नहीं दिया है, हमारा रिवार्ड दीजिए, मैंने इनके नेफ्यू को ढूंढ के ले आया। तो वहीं पे इसका जजमेंट जो हुआ था, according to section 4 the offer must be communicated to the offeree when it comes to the knowledge of the person to whom it is made for। ठीक है, तो वही जजमेंट में जज ने कहा कि आपका जो है, लालमन शुक्ला को कहा कि आपका जो है ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने बच्चे को ले आ दिया तब किसी और से सुना कि रिवार्ड बना हुआ है, ऐसा कुछ आपने ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ है। जब गौरी दत्त ऑफर किए थे तब आप वहां पे अगर उपस्थित होते तब जाके वहां पे वो कंप्लीट होता। तो ये जजमेंट आपका सामने लिखा हुआ है। वैसे बहुत ढेर सारा मतलब फैक्ट और जजमेंट बहुत ज्यादा पेज के होते हैं, ये शॉर्ट में है लिखने के लिए है ताकि इतना समझ में आ जाए। और अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो डेट नहीं लिख पा रहे हैं, अगर डेट नहीं याद है डेट नहीं लिखिए, और पूरा फैक्ट नहीं याद है तो ए बी करके ऐसा कुछ फैक्ट बना के लिखिए कि जो है एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आ जाए। ठीक है, केस भी नहीं याद है, केस का नाम नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल डाल दीजिए डायरेक्ट वहां पे आप ए बी करके उस फैक्ट को, तो फैक्ट पढ़ेंगे माइंड में आ जाता है, वो रिवाइंड हो जाता है। फिर ये दूसरा केस है बालफोर वर्सेस बालफोर में। इसमें मिस्टर एंड मिसेस बालफोर दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं। ये लोग सिलोन सिलोन जो कि श्रीलंका के नाम से जाना जाता था, तो वहां पे रहते थे। वो इंग्लैंड में जाते हैं घूमने, तो वहां पे मिसेस बालफोर को जो है फीवर वगैरह कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो एडमिटेड हो जाते हैं हॉस्पिटल में। तो फिर वहां पे जो है मिस्टर बालफोर ने एक एग्रीमेंट जो है मिसेस बालफोर से प्रॉमिस किया, एग्रीमेंट किया कि आप जो है यहाँ पे रहिए, मैं जा रहा हूँ वापस। फिर उसके बाद जो है मैं आपको लगभग 30 पाउंड्स का जो है, यहाँ पे देखिए 30 पाउंड्स एवरी मंथ आपके इलाज के लिए, आपके जो है मेंटेनेंस के लिए 30 पाउंड्स एवरी मंथ मैं भेजूंगा। कुछ मंथ तक भेजते हैं, फिर उसके बाद जो है नहीं भेजते हैं, फिर ऐसा कुछ हो जाता है, फिर वो इनकी वाइफ जो है सू फाइल कर देती है। फिर वहीं पे कोर्ट कहती है कि ये जो है फैमिली रिलेशन है, ये जो है कोई लीगल रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे आपका कोई हक नहीं है जो है सू करने का। तो आपका सामने ये लिखा है, फैक्ट भी लिखा है, जजमेंट लिखा है, पढ़ लीजिए। अगर आपको केस नहीं याद है तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ए बी सी करके जो है अगर समझा सकते हैं तो समझा दीजिए। केस याद है तो केस लिख दीजिए, लेकिन कुछ लिखिए उसमें, एक दो केस तो जरूर डिफाइन करिए, और कम से कम एक लिस्ट बनाइए केस का। उसमें जब जैसे लास्ट हो जाए तो 3-4 केस सामने रखिए और उसमें से एक या दो डिफाइन कर देंगे, तो वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ ये केस इसको याद है, पढ़ा है। और डेट अगर एग्जैक्ट डेट याद रहे तभी लिखिए, वरना डेट की कोई जरूरत नहीं है, कोई मांग नहीं है। डेट आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई जरूरत नहीं। तो ये आपका जो है पैटर्न था आंसर राइटिंग का, क्वेश्चन का। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसा था हमारा।
क्वेश्चन हमारा ये था, क्वेश्चन ये पूछा गया है, शुरू ऐसे करें इंट्रोडक्शन से, फिर उसके बाद प्रपोजल या ऑफर को हमने डिफाइन किया है कहाँ पे, सेक्शन 2A में। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 2C को हमने डिफाइन किया है। फिर उसके आ जाते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स, हमारा जो आपके सामने है सातों इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वन बाय वन सातों इसेंशियल एलिमेंट्स को डिफाइन किया गया है, विद केस लॉ लिखा है। फिर उसके बाद लास्ट में हमने जो है केस लॉ को वन बाय वन एक दो केस लॉ को डिफाइन कर दिया गया है, आपके सामने है, आप इसे पढ़िए, याद करिए, हो सकता है क्वेश्चन ये आने की संभावना है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, आ भी सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर राइटिंग और क्वेश्चन पैटर्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और अपने दोस्तों, अपने जो है जो भी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव या क्लासमेट, जो क्लासमेट तो लॉ कर ही रहे हैं, फ्रेंड्स या रिलेटिव जो भी लॉ कर रहे हैं, आप उनको भेजिए, जिनको आप जानते हो उनको फॉरवर्ड करिए। ये पीसीएसजे का जो है सेम पैटर्न यही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अभी तक टिके हैं तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपके ही सीनियर हैं, एयू से ही हैं, आपके ही सीनियर हैं, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी क्वेरीज है क्वेरीज कमेंट करिए, आपको हर एक चीज का क्वेरीज का जो है सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।